हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर मोशन। तो इस चैप्टर में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन, डिस्क्राइब करेंगे इसका मोशन को डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्राइबिंग मोशन, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड टाइप्स ऑफ मोशन, फिर स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ग्राफ, इक्वेशन ऑफ मोशन और लास्ट में रहेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें इसका इंट्रोडक्शन कि मोशन होता क्या है। तो मोशन की बात करें तो मोशन है क्या? वी विल प्रेस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। हम एक ऑब्जेक्ट को तभी मूविंग मानेंगे या मोशन में मानेंगे जब उसकी पोजीशन समय के साथ साथ बदल रही होगी। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी पोजीशन समय के साथ बदले वो मूविंग ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। बस समय के साथ साथ अपनी पोजीशन बदलना, पहले यहाँ है तो अब यहाँ आ जाए, समय चेंज हुआ तो पोजीशन चेंज होगी, मतलब मोशन है। और जिसकी समय के साथ साथ पोजीशन नहीं बदलती है वो मोशन नहीं कर रहा है। सेकेंड बात यहाँ लिखी है, एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फ्रॉम वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। एक ऑब्जेक्ट जो होता है एक पर्सन के लिए मूव करता हुआ लग सकता है, पर दूसरे के लिए वो स्टेशनरी भी हो सकता है। जैसे कि एक पेड़, अब बस चल रही है, उसके अंदर पैसेंजर बैठे हैं। पैसेंजर्स के लिए जो ट्री है बाहर, जो पेड़ है बाहर, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता हुआ जा रहा है क्योंकि बस तो आगे जा रही है। तो पैसेंजर्स के हिसाब से वो ट्री मूव कर रहा है। पर अगर एक बंदा उस ट्री के सामने रोड पे ही खड़ा होगा तो उसके हिसाब से तो वो ट्री क्या है, रेस्ट पे है। तो एक बंदे के हिसाब से वो ट्री रेस्ट पे है, पर दूसरे बंदे के हिसाब से वो ट्री क्या है, मूविंग है। ऐसे ही जो पैसेंजर्स अंदर बैठे होंगे तो सेम पैसेंजर दूसरे बंदे को देखेगा, तो जो वो अपने दूसरे पैसेंजर को देखेगा दूसरी सीट पे बैठा होगा तो उसे क्या लगेगा कि वो भी रेस्ट पे है। उसके हिसाब से तो वो रेस्ट पे है, पर बाहर से कोई बंदा उसी पैसेंजर को देख रहा होगा तो उसके हिसाब से तो वो मोशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट जो होता है एक बंदे के हिसाब से मोशन में भी हो सकता है और वही ऑब्जेक्ट कोई दूसरे बंदे के हिसाब से स्टेशनरी भी हो सकता है, मतलब रेस्ट पे भी हो सकता है, मतलब मूव नहीं कर रहा होगा दूसरे के हिसाब से। फिर लास्ट में अब हम बोलते हैं कि हम मोशन को डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वी कैन डिस्क्राइब द लोकेशन। सबसे पहले मोशन को डिस्क्राइब करने से पहले हम लोकेशन को डिस्क्राइब करेंगे कि लोकेशन कैसे डिस्क्राइब हो सकती है। तो लोकेशन को डिस्क्राइब हम कैसे कर सकते हैं? वी कैन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग विद अ रेफरेंस पॉइंट। हम एक रेफरेंस पॉइंट को स्पेसिफाई कर देंगे, उस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से हम किसी भी चीज़ की लोकेशन को बता सकते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे कि मेरे घर से मेरा स्कूल जो है वो 10 किलोमीटर की दूरी पे है, तो रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये घर, ठीक है, मेरा घर, और जो स्कूल है उस वो लोकेशन है, तो उसकी लोकेशन इस रेफरेंस पॉइंट्स के हिसाब से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम जब भी किसी की लोकेशन बताएंगे तो हम एक रेफरेंस पॉइंट जरूर लेते हैं। ठीक है, फिर वही बात यहाँ पर एक बार रिपीट करके लिखी है, टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर लोकेशन को बोल दिया है पोजीशन। एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर हमें डिस्क्राइब करनी है तो हमें क्या करना है, एक रेफरेंस पॉइंट को स्पेसिफाई करना है, और उस रेफरेंस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। मतलब हम उस रेफरेंस पॉइंट को मानेंगे ओरिजिन, मतलब जीरो, मतलब यहीं से शुरू हो रहा है जो हो रहा है। ठीक है, तो उस रेफरेंस पॉइंट को क्या मानना है, हमें ओरिजिन मानना है। ठीक, ये तो हो गया हमारा रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट से हमने एक ऑब्जेक्ट की बता दी पोजीशन या लोकेशन। अब पोजीशन का चेंज होना समय के साथ इज मोशन, तो मोशन डिस्क्राइब हो गया। हमने पहले पोजीशन डिस्क्राइब कर दी, अब पोजीशन अगर समय के साथ साथ बदल रही है तो मोशन है। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने बस इतना सा पढ़ा कि मोशन क्या होता है और मोशन कैसे कैसे होगा। तो हमने ये पढ़ा कि किसी ऑब्जेक्ट के हिसाब से कोई चीज मोशन में हो सकती है और दूसरे ही बंदे के हिसाब से वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी भी हो सकती है। फिर हमने पढ़ा रेफरेंस पॉइंट, कि जब भी किसी की लोकेशन डिफाइन करनी है तो रेफरेंस पॉइंट जरूर लेना है, बिना रेफरेंस पॉइंट के हम लोकेशन डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन क्या होगा? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो वो हो जाएगा मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन, अब ये दो टॉपिक हमारे हुए क्लियर। अब ये है हमारा मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब एक बंदा स्ट्रेट मूव कर रहा है तो यही हो गया सिंपल सा मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब इसमें क्या करना है, हम बोलेंगे कि जो मोशन हो रहा है ए से बी पॉइंट पे, इसमें डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, तो अब यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे डिस्टेंस।
तो डिस्टेंस क्या होगा, जब वो ए से बी आया और मान लो बी से वो गया सी पॉइंट, ए से बी गया और बी से सी, मतलब ये इसने रास्ता चुना है अपने यहाँ से यहाँ जाने के लिए, ए से सी पॉइंट पे जाने के लिए। ये हो जाएगा इसका इनिशियल पोजीशन। शुरुआत में इसकी पोजीशन ये थी, पर कुछ समय बाद इसकी पोजीशन चेंज हो गई, ये है इसकी फाइनल पोजीशन। तो हमारी इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। तो इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन के बीच में जो पाथ ट्रेवल किया जाता है, उस पाथ का जो एक्चुअल लेंथ होता है उसे ही हम डिस्टेंस कहते हैं। क्या होता है डिस्टेंस? इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। तो किसके बीच में होगा? इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच में। एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो ये पूरी है हमारा डिस्टेंस रहेगा। अब बात करते हैं डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस इट इज स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? और ऐसी एक और क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारे पास दो तरीके की क्वांटिटीज रहती है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास, स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास क्या है? ओनली मैग्नीट्यूड। और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। इसके पास क्या होता है? हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? पहले स्केलर से शुरू करते हैं। एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड एक वैल्यू है बस। वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास एक मैग्नीट्यूड एक वैल्यू भी है और साथ में उसके पास एक डायरेक्शन भी है। जैसे हम बोलेंगे कोई बंदा 10 किलोमीटर चल रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, तो उसमें 10 किलोमीटर क्या है हमारी मैग्नीट्यूड और ईस्ट क्या है हमारी डायरेक्शन, तो वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। पर हम बोलेंगे कोई बंदा बस 10 किलोमीटर चल रहा है, तो उसमें तो हमने बस मैग्नीट्यूड बताया, इसका मतलब वो स्केलर है। तो डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस पे कोई डायरेक्शन होती नहीं है, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। बाकी बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की। तो इसकी एसआई यूनिट है हमारी मीटर, सिंपल सी। बाकी एसआई यूनिट मीटर है, बाकी यूनिट्स किलोमीटर सेंटीमीटर हो सकती है, पर न्यूमेरिकल्स जब भी सॉल्व करोगे तो सबको कन्वर्ट करके मीटर में ले आना, वरना आंसर गलत आएगा। तो ये होगा हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन या इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का, उसे ही हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन initial and final point। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटी दूरी होगी वही हमारा डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा, सिंपल बस। बाकी बात करते हैं कैसी क्वांटिटी है। क्वांटिटी की बात करें तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होती है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी रहेगी, इसमें हम इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताते हैं। एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट इसकी सेम वही है, मीटर। एसआई यूनिट इसकी भी मीटर ही है, ठीक है। तो ये हो गया, छोटे से हमने एक्सप्लेन कर दिया इसको। अब इस पर मेन चीज जो आती है वो आती है हमारी इसका डिफरेंस। तो अब हम पढ़ेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस।
तो डिफरेंस में बात करें तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, इनकी डेफिनेशन लिख देते हैं। इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। सिंपल सा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो हमारी एक्चुअल पाथ की लेंथ रहेगी वो हो गया हमारा डिस्टेंस। ऐसे ही इसके बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटी दूरी होगी वो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड बात करते हैं, दूसरा हो जाएगा इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी होती है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड हमारा पॉइंट क्या होगा, अब बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकता, ये हर समय रहता है पॉजिटिव। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा प्लस ही होगा, पॉजिटिव साइन के साथ ही होगा। इसकी बात करें, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी नेगेटिव भी हो सकता है, कभी जीरो भी हो सकता है, ठीक है। पर ये कभी जीरो नहीं हो सकता, कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकता और पॉजिटिव ही रहता है। ये तो हो गया इसका एक छोटा सा डिफरेंस। अब इसके बाद इसमें एक और चीज बताते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक छोटा सा रिलेशन जो तुम्हारे एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है कि डिस्टेंस जो होता है वो हर समय डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही आएगा, कभी छोटा नहीं आएगा। दूसरा, कभी कभी इसके बराबर भी हो सकता है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, और समटाइम्स ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकते हैं। और कब बराबर होते हैं देख लेते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, अगर एक ऑब्जेक्ट की जो मोशन हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो उस टाइम पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आते हैं बराबर। देख लो खुद डायग्राम से, ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, ए से बी पॉइंट तक कोई बंदा गया है, ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, ए से बी पॉइंट तक एक बंदा गया है, तो सीधा सीधा गया, तो डिस्टेंस जो होगा वो भी हमारा ए से बी तक का होगा। डिस्टेंस निकालूंगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी ये भी है एक्चुअल पाथ। डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा इसमें खुद देख सकते हो आप। ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो यही है। यहाँ से घुमा के ले जाऊंगा वो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है सीधा सीधा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो वही ए भी हो गया, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या आ गए सेम। ये केस में स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं, बाकी सब केसेस में डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एक छोटा सा रिलेशन हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। नेक्स्ट चीज पे आते हैं हम। नेक्स्ट चीज है हमारी टाइप्स ऑफ मोशन। तो कितने तरीके के मोशन है हमारे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में हमारे दो तरीके के मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, एक ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट मूव करता है इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऑब्जेक्ट मूव करेगा इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में,
ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल दूरी तय कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कर रहा है। मतलब पहले 1 सेकंड में 10 मीटर चला है तो अगले 1 सेकंड में भी 10 मीटर चला, और उससे अगले 1 सेकंड में देखो तो उसमें भी 10 मीटर ही चला होगा। मतलब सेकंड्स का इंटरवल, मतलब टाइम का इंटरवल है 1 सेकंड, और वो 1 सेकंड ही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। और डिस्टेंसेस का डिस्टेंस जो है वो भी क्या है, 10 मीटर है। मतलब इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा होगा, अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगा पर टाइम इंटरवल सेम रहेगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करना। जब ऑब्जेक्ट कवर करे अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है इक्वल डिस्टेंसेस, अनइक्वल दूरी तय कर रहा है पर टाइम इंटरवल हमारा बराबर है, जैसे कि टाइम इंटरवल 1-1 सेकंड का ही है, पर अब दूरी जो पहले उसने पहले सेकंड में 10 मीटर ट्रेवल कर ली, पर अगले सेकंड में उसने 20 मीटर कर ली। तीसरे सेकंड में जो तीसरा सेकंड चलेगा उसमें उसने 15 मीटर ही करा। ठीक है, तो डिस्टेंसेस अनइक्वल है पर इंटरवल इक्वल है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। ये हो गए हमारे सिंपल से 2 टाइप्स ऑफ मोशन। अब सेकंड चीज हम पढ़ने वाले हैं स्पीड। स्पीड क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस के चेंज होने का जो रेट है, किस रेट से मेरा डिस्टेंस बदल रहा होगा उसे कहेंगे स्पीड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस जो रहेगा वही हमारा स्पीड है। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल सा एक फॉर्मूला है इसका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेरे डिस्टेंस के चेंज होने का रेट, मतलब मेरा कितना डिस्टेंस में ट्रैवल कर रहा हूँ इन 1 सेकंड। जैसे कि मैंने बोला मैंने 10 मीटर ट्रैवल किया 1 सेकंड में, तो डिस्टेंस कितना हुआ 10 मीटर, और सेकंड कितना हुआ 1 सेकंड। तो मेरा जो स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, कि हर सेकंड में 10 मीटर से मेरा डिस्टेंस चेंज हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, स्पीड हो गया। सिंपल सा। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है। बाकी दूसरी बात, एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट आप निकाल सकते हो इजीली। कैसे, डिस्टेंस ऊपर है डिस्टेंस, जो डिस्टेंस का क्या होगा मीटर, नीचे क्या है टाइम, टाइम का क्या होता है सेकंड, तो पर मीटर, नीचे सेकंड, मीटर पर सेकंड, या तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो मीटर सेकंड की पावर -1। तो इसकी एसआई यूनिट ये होगी डिस्टेंस, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर अपॉन सेकंड रख देंगे, मीटर पर सेकंड इसकी एसआई यूनिट होगी। ठीक है, अभी हम इसका डिफरेंस पढ़ेंगे स्पीड का वेलोसिटी के साथ। पहले पढ़ लेते हैं वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, अच्छा स्पीड में एक और चीज है छोटी सी। अब स्पीड भी होती है हमारी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। मतलब यूनिफॉर्म स्पीड क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन में जो स्पीड रहती है वो इक्वल रहती है हर समय, मतलब कांस्टेंट रहती है। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर बात करें तो स्पीड क्या रहती है, सेम। यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें, यूनिफॉर्म स्पीड कब होगी, जब यूनिफॉर्म मोशन होगा, मतलब स्पीड रिमेन्स सेम। स्पीड जो है सेम है, वो तो यूनिफॉर्म स्पीड होगी। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। अब ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो एक ऑब्जेक्ट की स्पीड रहती है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। मतलब यहाँ पर स्पीड सेम नहीं रहती है, वो बदलती रहती है, कभी ज़्यादा भी हो सकती है कभी कम भी हो सकती है, पर वो सेम नहीं रहती। स्पीड इज वेरिएबल, स्पीड जो है वेरिएबल है या चेंजिंग है, बदलती जा रही है, सीधी बात। अब मैं बात करूँ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ यूनिफॉर्म मोशन है,
अब जैसे किसी ने यूनिफॉर्म मोशन करा ट्रेवल, अब यूनिफॉर्म मोशन उसने करा और यूनिफॉर्म मोशन करने के बाद किसी ने उससे पूछा कि तुम्हारी पूरी मोशन स्पीड क्या थी, तो बता देगा कि पूरे मोशन, जब मैं पूरा मोशन कर रहा था तो मेरी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड की थी, मतलब कभी बदली ही नहीं क्योंकि स्पीड तो सेम थी, तो एक ही स्पीड से वो चल रहा था, तो सिंपल सी बता दी। पर अगर यही क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया जाए कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब तुम कर रहे थे उस टाइम पे तुम्हारी स्पीड क्या थी, तो उस टाइम में बता ही नहीं सकता क्योंकि उसकी स्पीड तो हर बार अलग अलग थी, कभी 10 की स्पीड थी, कभी 20 की थी, कभी 30 की, कभी दोबारा 10 की हुई, कभी 5 की हो गई, मतलब स्पीड तो बार बार क्या हो रही है, चेंज, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड रहती है नॉन यूनिफॉर्म, मतलब वो चेंज होती रहती है, सेम नहीं रहती। तो अब उस टाइम पे हम क्या स्पीड बताएंगे, मतलब जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होगा तो हम स्पीड तो इतनी सारी बता नहीं सकते, तो उस टाइम पे हम बताते हैं एवरेज स्पीड। तो जब भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो उस टाइम पे हम निकालते हैं एवरेज स्पीड। उस केस में एवरेज स्पीड निकाली जाती है, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सिंपल सा है, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया उसे टोटल टाइम टेकन, जितना समय तुमने उस मोशन को कवर करने में लगाया वो लगा, मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस तुमने चला और नीचे जो तुमने टोटल समय लिया उस डिस्टेंस को चलने में उसे रख दो, एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो उस टाइम पर तुम अपनी अलग अलग स्पीड नहीं बताओगे कि मेरी इसवें सेकंड पे इतनी स्पीड थी, तुम्हें इसवें सेकंड पे इतनी स्पीड थी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आप ये स्पीड नहीं बताओगे, उस टाइम पे हम बताएंगे एवरेज स्पीड उस मोशन के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी की बात करें, जैसे स्पीड क्या थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के बदलने का जो रेट रहता है उसे वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। मतलब वेलोसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करो तो तुम्हारी वेलोसिटी आएगी। बात करते हैं कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके पास डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट में इसका कोई बदलाव नहीं है, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी हम मीटर में ही नापते हैं और नीचे जो टाइम है वो भी हम सेकंड में ही नापेंगे, तो हमारी मीटर पर सेकंड दोबारा से इसकी एसआई यूनिट स्पीड जैसी ही है। बस इसको ऐसे बोल सकते हैं, वेलोसिटी क्या है, स्पीड है विद डायरेक्शन, वेलोसिटी को बोल सकते हैं स्पीड विद डायरेक्शन, ऐसी स्पीड जिसमें डायरेक्शन आ गई वो वेलोसिटी हो गई, सिंपल सी बात। अब वेलोसिटी के अंदर भी यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म जो मोशन होता होगा तो उस टाइम पे भी, अब जैसे यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो उस टाइम पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से निकाल के बता दो क्योंकि हर समय तो बराबर रहने वाली है। पर जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होगा तो उस टाइम पे वेलोसिटी क्या बताओगे, जैसे अभी पीछे नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है उस टाइम पे स्पीड क्या बताएंगे, एवरेज स्पीड, यहाँ पर भी निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पर भी निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। अब वो एवरेज वेलोसिटी तुम्हें कब निकालनी है ये भी सुनो, जब तुम्हारा मोशन ऐसा हो रहा है जिसमें तुम्हारी स्पीड तो चेंज हो रही है पर स्पीड के चेंज होने का रेट क्या है, यूनिफॉर्म है। अगर तुम्हारी स्पीड के चेंज होने का रेट यूनिफॉर्म है तो एवरेज वेलोसिटी उस केस में निकलती है तुम्हारी इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड का अरिथमेटिक मीन। मतलब इफ वेलोसिटी इज changing with यूनिफॉर्म रेट, मतलब वेलोसिटी चेंज तो हो रही है पर कैसे रेट से हो रही है, किस रेट से हो रही है, यूनिफॉर्म रेट से हो रही है, बराबर बराबर बदल रही है, ऐसा नहीं कभी ज्यादा बढ़ रही है कभी कम बढ़ रही है, ठीक है, बराबर रेट से बढ़ रही है या बराबर रेट से घट रही है, जो भी होगा। अगर वेलोसिटी चेंज कर दी यूनिफॉर्म रेट से देन एवरेज वेलोसिटी जो तुम निकलेगी, एवरेज वेलोसिटी जो तुम्हारी निकलेगी वो होगी इज द arithmetic
mean of initial and final velocity। तो तुम्हारी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो अरिथमेटिक मीन होगी किसकी, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो उस टाइम पे जो तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, तो एवरेज वेलोसिटी होगी अरिथमेटिक मीन इनिशियल फाइनल स्पीड का। तो इनिशियल स्पीड u, फाइनल स्पीड v, दोनों को डिवाइड कर दो 2 से, तो u प्लस v डिवाइड बाय 2, ये हो गया अरिथमेटिक मीन। दोनों को डिवाइड किया 2 से, दोनों को प्लस किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया, इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड का अरिथमेटिक मीन। एवरेज वेलोसिटी को किससे दिखाते हैं, v के नीचे ab लिख देंगे, तो ये एवरेज वेलोसिटी होगी। vab मतलब एवरेज वेलोसिटी, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी और v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, ये रही हमारी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, u प्लस v डिवाइड बाय 2। मतलब सीधी बात ये है कि जब तुम्हारा मोशन है, ये मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म है, उसमें कोई दो बात नहीं है, मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म ही है, पर जब तुम्हारी वेलोसिटी के चेंज होने का रेट क्या है, चेंज होने का रेट यूनिफॉर्म है, तो उस टाइम पे तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी जो निकलेगी वो अरिथमेटिक मीन होगी किसकी, इनिशियल और फाइनल स्पीड की। ठीक है, इनिशियल फाइनल स्पीड बोल दिया, सॉरी, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी। अब इस पे भी एक डिफरेंस कर लेते हैं, स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस, स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस इसे लिख देते हैं ऐसे। सबसे पहला स्पीड का क्या है हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। डेफिनेशन इसमें क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, सेकंड पॉइंट वही हो जाएगा, ये स्केलर है, ये वेक्टर है, स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट वही सिंपल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला ही है कि स्पीड कभी भी, जब तुम्हारा डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं होता तो स्पीड कैसे हो जाएगी, क्योंकि स्पीड तो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो स्पीड ये भी क्या रहती है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और जब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, तो वेलोसिटी भी तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है, तो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सब, ठीक है, पर ये ऑलवेज पॉजिटिव। सिंपल सा हमारा एक डिफरेंस हो गया स्पीड और वेलोसिटी के बीच में। ठीक है, तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या स्पीड बोल दो, क्या है ये चीज, ये है एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए से दिखाते हैं। अब एक्सेलरेशन क्या है, जो हमारी स्पीड बदलती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, या वेलोसिटी बदलती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, तो उसके बदलने का जो रेट होता है उसे ही बोलते हैं हम एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के बदलने का जो रेट है दैट इज नोन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। अब पहले हमारी स्पीड इनिशियल थी u, फाइनल हो गई v, तो हमारी स्पीड में चेंज कितना होगा v माइनस u का, और उसका रेट बोल रहे हैं, जिसमें भी बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो रेट का मतलब होता है टाइम नीचे आ जाता है। जब भी रेट लिखा जाए तो टाइम को नीचे लिख देना। अब रेट किसका था, चेंज ऑफ वेलोसिटी का, वेलोसिटी का चेंज v माइनस यू, और रेट का मतलब नीचे टाइम लिख दिया, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जाता है v माइनस यू अपॉन टी। सिंपल सा है,
किसी भी एक्सेलरेशन का मतलब है कि किस रेट से मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है। हो सकता है बढ़ रही हो सकता है घट भी रही हो, जरूरी नहीं है एक्सेलरेशन से हमेशा वेलोसिटी बढ़ती ही हो। ठीक है, अब एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा? मानते हैं मेरी मोशन जो था वो इस तरफ हो रहा था, मतलब जो हमारी स्पीड थी v, मतलब स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है, और जब मेरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में अगर लग रहा है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो मैं इस डायरेक्शन को लेता हूँ प्लस, पॉजिटिव। तो अगर एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में है तो इसका मतलब मेरा एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। पर सेकंड केस, अगर मेरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है पर एक्सेलरेशन उसकी अपोजिट में लग रहा है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसे प्लस लेना। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी मतलब जिस डायरेक्शन में तुम्हारा मोशन हो रहा है और ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो प्लस होगा, बाकी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन लग रहा होगा तो माइनस का कहलाएगा, उसकी अपोजिट में लग रहा होगा तो उसका साइन माइनस में हो जाएगा। अब ऐसे एक्सेलरेशन से वेलोसिटी बढ़ रही होगी या घट रही होगी? पहले हम बात करते हैं, वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में थी उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी उधर ही लग रहा है, मतलब इस वाले एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी बढ़ रही होगी। ठीक है, पर इस वाले की वजह से क्या हो रहा होगा? इस वाले की वजह से वेलोसिटी घट रही होगी, मतलब वेलोसिटी तो इस तरफ लग रही है, गाड़ी तो इधर मूव कर रही है, मोशन इधर को है, पर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो जाएगा तो उस टाइम पे हमारी वेलोसिटी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी और यहाँ पर वेलोसिटी होगी इंक्रीज। यहाँ पर इंक्रीज होगी हमारी वेलोसिटी और यहाँ पर क्या होने लग जाएगी? डिक्रीज। और एक और बात, जब भी एक्सेलरेशन, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सेलरेशन माइनस होगा तो उसे रिटार्डेशन कहेंगे, नहीं, मैं कह रहा हूं जब भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी को घटाने लग जाए तो उसे रिटार्डेशन कहेंगे, इसे कहेंगे रिटार्डेशन। एक ऐसा एक्सेलरेशन जो मेरी वेलोसिटी को घटाने लग जाए, दैट इज नोन एज रिटार्डेशन। ये बोलना गलत है कि मेरा नेगेटिव जो एक्सेलरेशन होता है वो रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन नहीं है। ठीक है, एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी को घटा दे दैट इज रिटार्डेशन। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी कभार पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी रिटार्डेशन हो सकता है। जैसे कि एक केस मैं तुम्हें बोलता हूँ कि अब मैंने एक केस लिया जहां पर मेरी इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान रखा था, ये डायरेक्शन मेरी माइनस में थी और इसी डायरेक्शन में मोशन हो रहा था। अब ये डायरेक्शन माइनस में ली जा रही है इस तरफ की, और इसी डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वेलोसिटी भी माइनस में होगी, पर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग गया तो एक्सेलरेशन तो अपोजिट में रहना, मतलब एक्सेलरेशन तो प्लस का हो जाएगा ना उस टाइम पे, एक्सेलरेशन तो उस टाइम में प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का एक्सेलरेशन है, पर वेलोसिटी के तो अपोजिट है ना, एक्सेलरेशन चाहे प्लस का हो, देखो तो वेलोसिटी के अपोजिट है, इसका मतलब ये भी वेलोसिटी को घटाना शुरू कर देगा, मतलब यहाँ पर भी क्या होगा? रिटार्डेशन। समझ में आ गया? यहाँ पर भी होगा हमारा रिटार्डेशन, ये वाला एक्सेलरेशन होगा रिटार्डेशन, है साइन पॉजिटिव पर है क्या? रिटार्डेशन, क्योंकि वेलोसिटी को क्या करना होता है? डिक्रीज। हमें सिंपल सी ये चीज देखनी होती है कि ये वेलोसिटी के सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट। सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो नॉर्मल एक्सेलरेशन बोलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, रिटार्डेशन कहेंगे। ठीक है, ये आपके दो केस हो गए, रिटार्डेशन हो गए। बात करते हैं कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर ही है, वेक्टर ही होगी क्योंकि डायरेक्शन तो तुम्हें दिख ही रही है, मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, तो वेक्टर क्वांटिटी है। सेकेंड बात, एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट रटना नहीं है, मैं याद करा देता हूं एसआई यूनिट को। तो ऊपर क्या है मेरा? एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में ऊपर क्या था? चेंज इन वेलोसिटी, और नीचे क्या था? टाइम। अब वेलोसिटी में चेंज बोलो या वेलोसिटी बोलो, दोनों को नापते किस में है? वेलोसिटी को नापते हैं मीटर पर सेकंड में, तो ऊपर तो हो गया मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की ऐसा यूनिट ऊपर रख दी मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम की ऐसा यूनिट रख दी मैंने सेकंड, टाइम की ऐसा यूनिट रख दी सेकंड। तो इसको करने से क्या होगा? मीटर तो ऊपर रहा और ये सेकंड नीचे आ जाएगा, तो सेकंड और नीचे भी एक सेकंड था तो हो जाएगा मीटर और नीचे आ जाएगा सेकंड का स्क्वायर। तो हमारा जो एसआई यूनिट बनेगी वो बनेगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसे ऐसे लिख दो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एसआई यूनिट आप बना भी सकते हैं किसी की भी, एसआई यूनिट बड़े से बड़े की भी एसआई यूनिट आप ऐसे ही बना सकते हैं उसके फॉर्मूले को देख के।
तो हमारी मीटर पर सेकेंड इसमें ऐसा ही यूनिट होती है एक्सेलरेशन की। तो हमारा एक टॉप ये मोशन लॉन्ग स्ट्रेट लाइन हो गया, टाइप्स ऑफ मोशन हो गया, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, और अभी अभी हमने कर लिया एक्सेलरेशन। अब हम पढ़ने हैं ग्राफ्स, टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। आगे अब करते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ग्राफ्स। हम ग्राफ के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस किस तरीके के ग्राफ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ऐसे ग्राफ्स जो मोशन को डिस्क्राइब करते होंगे, ऐसे ग्राफ्स हम पढ़ने वाले हैं जो डिस्क्राइब करते होंगे मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसमें हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है मोशन का, वो दो तरीके के ग्राफ्स का यूज़ करके हो सकता है। हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है। तुम्हारी बुक में जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ दो ग्राफ दे रखे हैं। वैसे एक और ग्राफ होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, पर अभी हम बस दो ही पढ़ते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट है हमारा डिस्टेंस, इसमें फर्स्ट ग्राफ है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और इसे सिंपल रखते हैं एकदम। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होता है हमारा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम एक्स एक्सिस पे किसी चीज़ को दिखाएंगे और वाई एक्सिस पे भी एक चीज़ को दिखाएंगे। अब ये याद रखना, जितने भी ग्राफ्स होंगे एक्स एक्सिस पे ऑलवेज क्या दिखाना है, एक्स एक्सिस पे ऑलवेज हम दिखाते हैं टाइम को, एक्स एक्सिस पे हमेशा समय टाइम दिखाना, और वाई एक्सिस पे हमेशा जो भी उसने बोला है। जैसे अगर टाइम तो हो गया फिक्स एक्स एक्सिस पे, अब जैसे उसने डिस्टेंस टाइम बोला है तो वाई एक्सिस पे डिस्टेंस आ जाएगा, वेलोसिटी टाइम बोला है तो वाई एक्सिस पे वेलोसिटी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस को। तो ऐसे कुछ होते हैं हमारे डिस्टेंस टाइम का, यहाँ पर टाइम दिखाते हैं, यहाँ डिस्टेंस दिखाते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, शुरू करते हैं रेस्ट वाले से। एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा। तो ये जैसे हमारा ओरिजिन है, तो हमने बोल दिया कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था पहले से ही कुछ दूरी उसने तय कर रखी है। जब टाइम 0 था तो कुछ इस पॉइंट पे था, ठीक है, पर टाइम बढ़ने के साथ साथ उसका डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ। टाइम तो बढ़ता जा रहा है पर डिस्टेंस जो है, जितना टाइम 0 था उस समय पे जो था डिस्टेंस, अभी भी डिस्टेंस वही चल रहा है। टाइम बढ़ रहा है पर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो मोशन ही नहीं कर रहा। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे। तो ये रेस्ट पे कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ऐसी एक और डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या था, यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन में ये था, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे कहते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पर भी इक्वल डिस्टेंस, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करता है तो उस टाइम पे उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन। उस टाइम पे उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा एकदम स्ट्रेट लाइन का। तो ये है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन। एक ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा ऑलवेज। तो जैसे कि हम बोले यहाँ पर t1 टाइम है इंटरवल का, यहाँ पर t2 इंटरवल टाइम है, और t1 समय पे इसका जो डिस्टेंस है हमें वो दिया s1 है, और t2 टाइम पे इसका डिस्टेंस है वो है s2, ठीक है। तो जैसे कि एक इंटरवल ये है, एक इंटरवल ये है, तो इतने इंटरवल में ये इतना डिस्टेंस करता है तो नेक्स्ट इंटरवल में भी उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल कर पाओगे जितना फर्स्ट इंटरवल में कर रहा है, क्योंकि हमने इंटरवल भी इक्वल दिए और हमारा जो डिस्टेंस कवर हो रहा है इंटरवल जो है वो भी इक्वल है। तो एक यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमारा ग्राफ हो जाएगा। ऐसे ही ग्राफ बनाते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखेंगे तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कुछ ऐसा होगा। तो स्ट्रेट लाइन जैसी उसकी शेप नहीं होगी, मतलब इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
कि टाइम इंटरवल अगर मैं इक्वल ले रहा हूँ पर डिस्टेंसेस कैसे ट्रेवल कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, खुद देख सकते हो आप यहाँ पर, ये एक इंटरवल लिया, दूसरे इंटरवल मैंने ये ले लिया। ठीक है, तो पहले इस इंटरवल में इसने ये दूरी तय करी है, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, फिर दूसरे इंटरवल में बस इसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है। क्या ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है पहले इंटरवल में किया है, दूसरे इंटरवल में उसने की है। ठीक है, ये दूरी ये जो है यहाँ पर कम थी और यहाँ पर बढ़ गई। अब ऐसे ही अगले इंटरवल में देखूंगा, इंटरवल मैंने चेंज नहीं किया, इंटरवल उतने उतने का ही ले रहा हूँ, तो अगले इंटरवल में देख रहा हूँ कि इसने थोड़ा और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो इसमें ये दिख रहा है कि ये अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है अगर टाइम इंटरवल इक्वल ले रहे हैं फिर भी, तो ये होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब ये तो हो गया हमारे सिंपल से डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब बात करते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम क्या क्या आउटपुट निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की आउटपुट सिंपल सी एक है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप अगर हम निकालते हैं तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें देता है स्पीड वेलोसिटी, बोलेंगे स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ gives us स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर तुम स्लोप निकालते हो तो हमें स्पीड मिल जाती है। अब यहाँ पर याद रखना हमारा मोशन ज़्यादातर कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन है तुम्हारा, तो स्ट्रेट लाइन मोशन जितने मोशन तुम्हारे हैं अभी 9th क्लास में वो स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो उस टाइम पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड जो मिलेगी वो वेलोसिटी के बराबर रही होगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं, तो स्पीड और वेलोसिटी भी हमारी बराबर ही आई होगी। तो इसी वजह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो स्पीड बोल दो तुम्हारे के लिए, बस कि स्पीड बोल लो या वेलोसिटी बोल लो। ठीक है, मतलब अगर तुम्हें क्वेश्चन में बोला है कि वेलोसिटी निकालना है तब भी तुम इसका स्लोप देख के चेक कर सकते हो। अब ये स्लोप क्या होता है इसकी बात करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर स्लोप को मैं बोलूं तो जैसे एक ही ग्राफ है, ये ग्राफ है, इसमें मुझे स्लोप चेक करना है, तो स्लोप क्या होगा, स्लोप को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, मतलब टाइम एक्सिस से, जो हमारी टाइम एक्सिस है उस टाइम एक्सिस से इस स्लोप ने कितना एंगल बनाया है, इस टाइम एक्सिस से स्लोप ने कितना एंगल बनाया है, जैसे मैंने उस एंगल को थीटा लिख दिया है, तो वो जो एंगल बनाया होता है इसने टाइम एक्सिस से स्लोप ने, उसे ही कहते हैं स्लोप। अब वो एंगल तो तुम निकालोगे नहीं वहाँ नापने के लिए, नापोगे तो नहीं एंगल वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर क्या करना है तुम्हें, ठीक है, पर तुम्हारा स्लोप का सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूँ, तुम्हें क्या करना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कैसे, जैसे कि यहाँ मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ इस T1 से T2 इंटरवल के लिए मेरा स्लोप क्या होगा, ये पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे जोड़ लेंगे पहले। अब स्लोप जो होगा वो होगा ये एंगल, पर एंगल तो निकालेंगे नहीं, तो मैंने क्या बोला, परपेंडिकुलर देखेंगे और बेस देखेंगे, मतलब स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उसमें हम देखेंगे परपेंडिकुलर और देखेंगे बेस। परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर देना, तुम्हारा स्लोप आ जाएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। अब इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, हमें दिख रहा है कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से यहाँ तक का वो है S2, जो डिस्टेंस है ओरिजिन से यहाँ तक का वो S2 है, और ये दूसरा डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का S1 है। ठीक है, ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें S2 दे रखा है और ये S1 है, और ऐसे ही यहाँ पर टाइम इंटरवल हमारा जो बड़ा वाला टाइम इंटरवल है ये T2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो ये छोटा सा है T1। तो अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूँ तो क्या होगा, S2 माइनस S1, परपेंडिकुलर होगा हमारा S2 माइनस S1। अगर मैं बेस देखूँ तो बेस क्या है, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 उस इंटरवल के लिए। तो स्लोप आता है जो हमारा डिस्टेंस है, उस इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको डिवाइड कर दिया उस इंटरवल के टाइम से, तो वही तो हमारा स्लोप है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो है स्लोप, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो निकल के आया स्लोप, मतलब स्लोप तो स्पीड के बराबर हो गया। मतलब स्लोप को अगर तुम निकाल लेते हो तो तुम्हें क्या मिल जाती है, स्पीड मिल जाती है।
डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है ऐसा तुम्हारा, कि तुम्हें एक ग्राफ दे रखे हैं, एक ये है और एक ये है, ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों के डिस्टेंस टाइम ग्राफ तुम्हारे हैं। तो दोनों के डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखे हैं और बोला है कि इनमें से, इन दोनों में से किसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो हमें क्या करना है, स्पीड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड देखनी है, मतलब स्लोप देखना है। स्लोप देखना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस देखना रहता है वैसे, पर यहाँ पर तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं निकालोगे ना तुम। यहाँ पर के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था, एंगल देखना होता है। क्या देखना होता है, एंगल, किसके साथ, टाइम एक्सिस के साथ। तो इस स्लोप का टाइम एक्सिस के साथ ये एंगल है, ठीक है, बी वाले का टाइम एक्सिस के साथ ये एंगल है, और ए वाले का टाइम एक्सिस के साथ ये एंगल है, ए वाले का टाइम एक्सिस के साथ ये एंगल है। तो एंगल बी ने ज्यादा बनाया टाइम एक्सिस के साथ, या एंगल ए ने एंगल ज्यादा बनाया। तो बी ने एंगल बनाया है छोटा, और ए का जो एंगल है वो है बड़ा, टाइम एक्सिस के साथ जो बन रहा है। तो जिसका एंगल बड़ा होगा उसका स्लोप बड़ा होगा, जिसका टाइम एक्सिस के साथ एंगल बड़ा आ जाए उसका स्लोप ज्यादा होगा, और जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी। तो स्पीड किसकी ज्यादा होगी, ए की बी के मुकाबले। तो ए फास्टर मूव कर रहा होगा किसके मुकाबले, बी के। तो स्पीड जो होगी वी ए की ज्यादा होगी वी बी से। क्यों ज्यादा होगी, ए की स्पीड क्यों ज्यादा होगी बी के मुकाबले, स्लोप की वजह से। स्लोप कैसे निकालना है, टाइम एक्सिस के साथ एंगल देख लेना है। टाइम एक्सिस के साथ जिसका एंगल ज्यादा उसकी स्पीड भी ज्यादा। इस पे भी क्वेश्चन आता है हमारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ पूरा कंप्लीट। ठीक, इसमें ये देख लेना इसकी आउटपुट क्या है जो मेन है, कि स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड के लिए स्लोप निकालना है, स्लोप है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब ऐसे निकाल तो ऐसे निकालना पड़ेगा, वरना जब हमें चेक करना है कि कंपैरिजन करना है स्पीड का, तो वहां पर एंगल देख के कंपैरिजन करना। और एंगल याद रखना, एंगल देखना है टाइम एक्सिस के साथ, डिस्टेंस वाली एक्सिस वाई एक्सिस के साथ वो देख लेना। एक्स एक्सिस पे टाइम दिखाते हो तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब आते हैं नेक्स्ट, इसका टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो इसमें वही सेम चीज जो तुम्हें बताई थी, एक्स एक्सिस पे टाइम दिखाना है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी दिखानी है। यहाँ दिखाऊंगा मैं टाइम एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे मेरी वेलोसिटी आ जाएगी। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी हम यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। अब मैं बोलूं अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखाओगे तो कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा क्या, नहीं, ये तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ये नहीं होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा। मतलब वेलोसिटी पहले इतनी थी, ये कोई वैल्यू है वेलोसिटी की, ठीक है, जैसे मैं बोल दिया इस ये वेलोसिटी है 10 की, जस्ट आपके लिए 10 की वेलोसिटी है, तो 10 की वेलोसिटी हो 10 ही है हर समय। टाइम बदल रहा है, टाइम आगे चेंज होता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, पर स्पीड वेलोसिटी बदल नहीं रही है। ठीक है, तो वेलोसिटी जो है बदल नहीं रही है समय के साथ, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। कैसी वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। ठीक है, तो पहला ग्राफ हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी तो नॉन यूनिफॉर्म है पर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, उसका भी एक ग्राफ है। देखो, ये मेरा टाइम, ये वेलोसिटी, ये है वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन में जो भी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था। इसमें इसकी वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म नहीं है पर इसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। कैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, स्पीड के चेंज होने का रेट। अब अगर हमारी स्पीड जो है
वो एक ही रेट से बदल रही है, मतलब इक्वल अमाउंट से बदल रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। स्पीड चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो स्पीड के तो उस टाइम पे मेरा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म। यहाँ लिख देता हूँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, if velocity changes by equal amount in equal interval of time, वेलोसिटी चेंज कर रही है इक्वल अमाउंट से, मतलब बराबर बराबर अमाउंट से वेलोसिटी बदल रही है। हो सकता है वो बढ़ रही है, हो सकता है घट रही है, उससे मतलब नहीं है। और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उतना इक्वल अमाउंट से बढ़ रही है, बदल रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बदल रही है, तो ऐसा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है। तो वो यहाँ देखने को मिल रहा है। वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है वेलोसिटी यूनिफॉर्म, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, मतलब वेलोसिटी जो है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बट पर यहां पर क्या दिख रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है, मतलब इस रेट से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट से वेलोसिटी बदली थी, उतना ही इंटरवल ऑफ टाइम लिया उतनी ही वेलोसिटी बदली है, फिर आगे भी उतना ही इंटरवल ऑफ टाइम लेंगे तो देखने को मिलेगा उतनी ही वेलोसिटी में चेंज आया। तो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो है पर एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म। एक बार दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ पर जो वेलोसिटी के अमाउंट में चेंज आया है वो इतना है, इतने इंटरवल में। अब अगले ही इंटरवल में उसी इक्वल इंटरवल, जितना इंटरवल यहाँ लिया था उतना ही इंटरवल यहाँ लिया, तो उतने इंटरवल में उतना ही चेंज आया जितना चेंज यहाँ आया था, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है पर वेलोसिटी तो चेंज हो गई है। नेक्स्ट, ये वो ग्राफ है जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। अब एक ऐसा ग्राफ भी हो सकता है इसमें वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, तो ये वो ग्राफ है, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसमें एक बंदे की वेलोसिटी डिक्रीज होती है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी है पर नॉन यूनिफॉर्म अभी भी है, ठीक है। अब एक ग्राफ पे आते हैं, ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, घटती भी जा रही है एक्सेलरेशन, मतलब यहाँ पर क्या लग रहा होगा, रिटार्डेशन, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। अब आते हैं लास्ट, अब जो हमने यूनिफॉर्म मोशन वाले सारे देख लिए, जैसे ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला है, ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है पर यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है। अब देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे दिखता होगा, ऐसा कुछ चेंज आ रहा होगा उसमें वेलोसिटी कि कभी ज़्यादा चेंज आ रहा हो, कभी कम चेंज आ रहा हो, कभी चेंज ज़्यादा है कभी कम है, कभी चेंज ज़्यादा है कभी कम है। तो इस टाइम पे हमारी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो है ही है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो है, वेलोसिटी तो बाद में बदल रही है, बट एक्सेलरेशन भी कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। एंड एक्सेलरेशन is also non-uniform, इसमें मेरा एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म ही है। तो ये हमारे चार ग्राफ्स हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए हमने चार ग्राफ बनाए हैं। अब उसके आगे मुझे और कुछ भी बताना है, जैसे भी पीछे स्लोप से ये मिलता था, यहाँ पर भी बहुत कुछ मिलता है, वो बताऊंगा मैं आगे। तो नेक्स्ट चीज जो पढ़ेंगे कि इसका स्लोप क्या देता है, जैसे उसका स्लोप हमें क्या देता था, वेलोसिटी, इसका स्लोप हमें देता होगा एक्सेलरेशन। यहाँ पर याद रख लेना, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, इसे ऐसे लिख सकते हैं, वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ gives
एक्सेलरेशन। अगर मैं वीटी ग्राफ का स्लोप निकालूंगा तो उससे मुझे मिलेगा एक्सेलरेशन। अब एक और चीज है, अगर मैं एरिया निकालता हूं वीटी ग्राफ का, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ का अगर एरिया निकाल लिया जाए तो उससे क्या मिलेगा, डिस्टेंस। द एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। अब आप बोलोगे कि इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें उस ग्राफ को उस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन जब आएगा तो ये बता दूंगा कि डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा। पर मोस्ट ऑफ द टाइम आपके इस चैप्टर में स्ट्रेट लाइन मोशन वाले क्वेश्चन होंगे, तो उस टाइम पे डिस्टेंस जो निकालोगे और डिस्प्लेसमेंट जो निकालोगे बराबर ही रहेगा, तो उसमें तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर क्वेश्चन अगर ऐसा कोई आता है जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग तरीके से निकलना, तो वो बता दिया जाएगा। उसमें हम बस क्या करते हैं, साइन के साथ सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन में बता देंगे आपको। तो एरिया ऑफ द वीटी ग्राफ हमें डिस्टेंस देता है, ठीक, स्लोप देता है एक्सेलरेशन, एरिया देता है डिस्टेंस, ठीक है। और अब ये हम आगे लगाने वाले हैं, कहाँ लगाने वाले हैं, अब जैसे मैं आगे बताऊंगा। ग्राफ तो हो गया हमारा, इसके आगे मैं बताता हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर उन इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं इस ग्राफ का यूज करके प्रूव भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। द एरिया ऑफ द वीटी ग्राफ गिव्स डिस्टेंस, द स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, वो सब उसमें अभी दिखेगा। इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं, तो हमारे पास सिंपल सी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। पर आप ये इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगा पाओगे, ये इक्वेशन ऑफ मोशन तभी लगानी है जब एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। अगर हमारा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हम नहीं लगाएंगे। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, पर आपकी क्लास में जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली है सारे क्वेश्चन, तो पर ये बात याद रहनी चाहिए कि जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है तब ये 3 इक्वेशन लगती है अपनी जनरल नॉलेज के लिए। तो पहली इक्वेशन हो जाएगी v = u + at। सेकेंड हो जाती है हमारी s = ut + ½ at²। और थर्ड इक्वेशन होती है आपकी v² - u² = 2s। अभी इन सबको प्रूव भी करके दिखाएंगे। v का मतलब आपको पता होगा, फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ पर s आ रहा है आपका। s का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। s होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। फिर वही बात दोबारा रिपीट करूंगा कि मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, तो डिस्प्लेसमेंट, इसमें s आपका डिस्प्लेसमेंट है, पर क्वेश्चन में अगर डिस्टेंस पूछा है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो s की वैल्यू जो होगी वही डिस्टेंस होगी, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। बाकी t हमारा जो टाइम है तुम्हारा, वो टाइम होता है, a एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, a एक्सेलरेशन हो जाएगा, और कुछ बचा है सब, ठीक है। तो हमारा ये सब इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। अब इसको हम प्रूव करके देखते हैं, हर एक एक इक्वेशन को एक एक करके प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करेंगे, प्रूविंग इक्वेशन ऑफ मोशन बाय, कौन सा ग्राफ मैं इसमें यूज करने वाला हूं, मैं यूज करूंगा इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्वेश्चन आता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ या ग्राफिकली आप इन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करके दे दो, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम जनरली यूज करते हैं। तो कैसे प्रूव करना है, पहले बनाएंगे हम अपना वीटी ग्राफ। वेलोसिटी टाइम, ठीक है, टाइम को नीचे लिखा देते हैं, वेलोसिटी ये टाइम है। अब हमारी ना इनिशियल कोई स्पीड थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी u, ठीक है, और ये होगी हमारी फाइनल वेलोसिटी v, ठीक है।
ठीक है। और मतलब पहले यहाँ पर क्या था, हमारा समय हो गया 0 सेकेंड, पर यहाँ पर आते आते हमारा समय हो गया t सेकेंड। हमने बोल दिया ये टाइम हो गया 30 सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक u है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी u है, हमारी फाइनल वेलोसिटी तो यहाँ से यहाँ तक हमारी v है। ठीक है, उससे जोड़ दिया। अब इसे कुछ नाम दे देते हैं, a b, t समय लगा है, यहाँ से आने में कितना समय लगा है, t समय। इसे ऐसे दिखा देते हैं, t समय लगा है यहाँ से आने में। तो ये a b, इस पॉइंट को c बोल देते हैं, इसको d बोलते हैं e। ठीक है, a b, ये रहा c, ये रहा d, ये e। तो अभी हमने पढ़ा था कि स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। अब वो निकाल के देखते हैं। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं डराइव करूंगा v = u + at को। तो उसमें पहली इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए स्लोप निकालना है, याद रखना कि स्लोप निकालना है। स्लोप के लिए अभी मैंने आपको बताया था, स्लोप कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अगर vt ग्राफ का स्लोप निकलते हैं, vt अगर हम स्लोप ले रहे हैं और स्लोप ऑफ vt ग्राफ ले रहे हैं, vt ग्राफ मतलब वेलोसिटी इंक्लाइन ग्राफ का स्लोप ले रहे हैं, तो वो एक्सेलरेशन होगा, वो a होगा। तो यहाँ पर स्लोप मतलब एक्सेलरेशन जो a है वो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी बताया था कि स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, dc, और बेस क्या है इसमें, EC। ठीक है, अब DC को ढंग से देखोगे तो DC तो ये है, मुझे ये पता है V, ये पता है U, DC क्या होगा, इस पूरे में से इतना सा माइनस कर दो तो DC मिल जाएगा, मतलब V - U। जो DC होगा वो कितना होगा, तो DC की वैल्यू में यहाँ दूंगा V - U, बचता है EC। तो EC तो साफ साफ दिख रहा है t टाइम है, EC तो t टाइम है। टाइम जो उसे लगा यहाँ से यहाँ आने में वो t EC। तो a की वैल्यू, a मतलब स्लोप, और स्लोप क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू v - u, और नीचे बेस की वैल्यू टाइम। तो a की वैल्यू v - u अपॉन t को इधर ले आएंगे तो at = v - u। ठीक है, तो v - u को उठा के इधर ले आएंगे तो u + at हो जाएगा। तो इसको ऐसे करके लिख देंगे, तो v = u + at। तो मेरी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन जो थी वो डिराइव हो गई, ग्राफिकली हुई है वो डिराइव। सेकंड इक्वेशन पे आते हैं। तो सेकंड इक्वेशन के लिए ट्रिक बता देता हूँ। पहली इक्वेशन के लिए स्लोप निकाल दो, सेकंड इक्वेशन के लिए एरिया निकालना है, और थर्ड इक्वेशन के लिए भी एरिया निकालना है। पर थर्ड इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के लिए एरिया निकालने में फर्क है, किस तरीके से निकालना है उसका फर्क है, उसको बताता हूँ। सेकंड इक्वेशन होगी s = 2t + ½ at²। अब सेकंड इक्वेशन के लिए क्या निकालने के लिए बोला, एरिया किसका, vt ग्राफ का, एरिया ऑफ vt ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालना है। अब एरिया मतलब किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया किसका निकलेगा, a b d e, ये जो बन रहा है एरिया ऑफ a b d e, इसका तो एरिया निकालेंगे a b d e। ठीक है, vt ग्राफ का एरिया क्या होता था s, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस s। एरिया ऑफ ए बी डी को निकालने का, अब यहाँ पर मैंने क्या बोला, एरिया निकालना है, पर यहाँ पर तरीका लगाएंगे हम कि ए बी डी को ढंग से देखें तो उसमें एक रेक्टेंगल दिखता है और एक ट्रायंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया, इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का नाम है हमारा यहाँ पर ए बी सी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी करके निकालेंगे, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो इसके ऊपर दिख रहा है, कौन सा ट्रायंगल है, ECD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD।
तो रेक्टेंगल के एरिया में ट्रायंगल का एरिया प्लस करेंगे तो पूरे का एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर एरिया रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल का एरिया करके निकाल देना। रेक्टेंगल का एरिया सबको पता होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। अब इस रेक्टेंगल में लेंथ क्या है मेरी, यही लेंथ ए बी, और ब्रेड्थ क्या है बी सी। तो लेंथ ए बी, लेंथ है मेरी ए बी इंटू बी सी, ये रहा ए बी और ये बी सी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, प्लस ट्रायंगल के एरिया में हाफ इंटू बेस, हाफ और इसका बेस क्या है इसी, इंटू हाइट। इस ट्रायंगल की हाइट क्या है BC। अब आपको सारी वैल्यूज दिख रही होगी। AB की वैल्यू T है, BC की वैल्यू क्या है U, ये U है तो ये भी U होगा। तो BC की वैल्यू यहाँ पर U है, प्लस हाफ EC की वैल्यू क्या है EC, ये T है तो EC भी क्या होगी T, यहां से यहां तक का भी T है, तो EC भी क्या है हमारा T इंटू DC कितना था, DC हम निकाल चुके थे V माइनस U। ठीक है, इतना मिल गया, इसे मैं यहां लिख रहा हूं। मेरा जो S आया है वो आया है हाँ U इंटू टी, UT हो गया, U इंटू टी UT हो गया, फिर है मेरा हाफ T मल्टीप्लाई V माइनस U। कितना बना। अब मुझे पता था कि एक्सेलरेशन क्या होता है V माइनस U अपॉन T। मुझे पता है कि एक्सेलरेशन होता है V माइनस U अपॉन T। तो यहाँ से ना मैं V माइनस U की वैल्यू निकालूंगा। तो यहाँ से V माइनस U की वैल्यू क्या आती है 80, V माइनस U की वैल्यू 80, और वो यहाँ रख दें। V माइनस U की वैल्यू क्या रख देंगे 80, तो आ जाएगा हमारा UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर हो जाएगा ये तो यही थी हमारी इक्वेशन सेकंड। S इज इक्वल टू S इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड भी डराइव होगी। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड जो मेरे को डिराइव करनी है। तो मैंने बताया क्वेश्चन थर्ड के लिए भी क्या करना है, एरिया ही निकालना है, पर उसमें एरिया दूसरे तरीके से निकलेगा। तो क्वेश्चन थर्ड क्या है मेरी बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS। तो इसमें भी क्या निकालना है, एरिया निकालना है ऑफ VT ग्राफ। VT ग्राफ का एरिया क्या होता है, वही एरिया ऑफ ABD। अब एरिया ऑफ ABD को ढंग से देखो तो एक शेप दिख रही है, ये ट्रेपीजियम शेप है। तो ABD एक ट्रेपीजियम है, तो एरिया ऑफ ABD मतलब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABD लिख सकते हैं इसमें। ABD को ट्रेपीजियम मान के यहाँ पर एरिया निकालेंगे, और यहाँ पर हमने ट्रेपीजियम नहीं लिया है, यहाँ पर हमने ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल करके एरिया निकाला है। इसमें से ये इक्वेशन बनी और यहाँ पर ट्रेपीजियम मान के एरिया निकाल देंगे तो ये इक्वेशन मिल जाएगी। बस ये तरीका लगाना। एरिया ऑफ VT ग्राफ हमारा ऐसा आता है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपको पता ही होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स का सम कर दो और उसे मल्टीप्लाई कर दो उन दोनों के बीच में जो आ रही है हाइट, उन दोनों के बीच में आने वाली हाइट से।
हाफ पैरेलल साइड्स क्या है इसमें, ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड देखें तो ये है, ये वाली और ये वाली साइड, AE और BD, AE प्लस BD, AE और BD पैरेलल साइड C, और हाइट क्या है इन दोनों, ये साइड और ये साइड है, इन दोनों साइड के बीच में जो हाइट है वो क्या है हमारी AB, क्या है AB। तो हाफ ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए की वैल्यू है U और BD की वैल्यू है V, ये क्या है U प्लस V, और AB की वैल्यू क्या है, AB है हमारा T टाइम इसे U प्लस V को V प्लस U लिख देते हैं। बस टाइम को ना हम थोड़ा अपने तरीके से लिखते हैं, जैसे हमें पता था एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी, तो क्या करते हैं t को ऊपर ले जाते हैं और a को नीचे ले आते हैं, t को ऊपर लेके a के नीचे लेंगे, तो t की वैल्यू आ गई v माइनस यू अपॉन a, तो t को यहाँ लिख देंगे हम v माइनस यू और नीचे a, तो हाफ में क्या लिखा a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे क्या लिख सकते हैं u का b का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा a, ठीक है। तो s इक्वल टू ऊपर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा 2 और a 2a, और इस 2a को भेजेंगे इस साइड, तो हो जाएगा 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। हमारी लास्ट इक्वेशन प्रूव होगी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो हमने तीन इक्वेशन प्रूव कर दी हैं ग्राफिकल मेथड से। अब बस वही शॉर्ट ट्रिक यूज करना कि पहले इक्वेशन के लिए स्लोप निकाल देना इसका, सेकंड और थर्ड के लिए दोनों के लिए निकलेगा एरिया, और सेकंड के लिए एरिया निकलेगा ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल करके, और थर्ड के लिए एरिया ट्रेपेजियम करके निकाल देना, ठीक है। तो ये है हमारा इसका ग्राफिकल प्रूफ। तो अब लास्ट टॉपिक चैप्टर का रह जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नोट डाउन करना है तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। सिंपल सा टॉपिक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब खत्म करते हैं इसे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, तो नाम से ही पता लग रहा है सर्कुलर मोशन है और कैसा है, यूनिफॉर्म। अब बात करते हैं पर यूनिफॉर्म क्या है। तो सर्कुलर मोशन के अंदर यूनिफॉर्म रहती है हमारी स्पीड, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहती। अब वो पढ़े, क्या बोल रहा हूँ ये समझ में आ गया यहाँ। जैसे कि ये एक एथलीट है, ये यहाँ से शुरू कर रहा है ए पॉइंट से, ये बात करें तो अपने मोशन को बार बार रिपीट करेगा। कोई एथलीट ऐसे चलते जा रहा है, तो जब वो ऐसे चल रहा है तो सेम स्पीड से चल रहा है, अपनी स्पीड को चेंज नहीं कर रहा, मतलब यूनिफॉर्म है स्पीड, स्पीड चेंज नहीं हो रही, स्पीड है यूनिफॉर्म। पर यहाँ पर एक चीज चेंज हो रही है, वो है हमारी डायरेक्शन। पहले वैसे गया, उसने यहाँ डायरेक्शन बदली, फिर डायरेक्शन बदली, फिर डायरेक्शन बदली, मतलब लगभग उसने 4 बार अपनी डायरेक्शन बदली होगी। ऐसे कर दूँ मैं 4 बार। अगर ऐसे ही मैं बोलूँ एक हेक्सागन के अंदर अगर वो मोशन कर रहा होगा, यहाँ से उसने शुरू किया, तो उसने लगभग कितनी बार, 6 बार अपनी डायरेक्शन बदली होगी। मतलब मैं साइड बना रहा होगी बस कि पहले 4 साइड के 4 बार उसने डायरेक्शन चेंज करी है, पर अपनी स्पीड को चेंज नहीं कर रहा है, स्पीड इज यूनिफॉर्म। इसमें उसने 6 बार अपनी डायरेक्शन चेंज करी है, डायरेक्शन इज चेंज है, पर स्पीड तो डायरेक्शन पर डिपेंड ही नहीं करती, क्योंकि स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन नहीं आती, मतलब डायरेक्शन तो चेंज हो रही है पर स्पीड स्टिल यूनिफॉर्म।
अब अगर मैं यहाँ पर ले लूँ ऑक्टागन, तो ऑक्टागन के अंदर भी क्या होगा, वो अपनी 8वां डायरेक्शन चेंज कर लेगा। मतलब वो कह रहा है डायरेक्शन ही तो चेंज हो रही है, बस स्पीड में कोई चेंज नहीं दिख रहा। इसमें वो अपनी 8वां डायरेक्शन चेंज कर लेगा, पर स्पीड में स्टिल अभी कोई फर्क नहीं आएगा, डायरेक्शन इज चेंजिंग। अब यहाँ पर हम बोलेंगे स्पीड इज यूनिफॉर्म। मेरी जो स्पीड है वो तो यूनिफॉर्म है, क्योंकि मेरी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, डायरेक्शन इज ऑल, जो चेंज हो रहा है वो बस डायरेक्शन ही है। मतलब डायरेक्शन इज चेंजिंग कंटिन्यूसली। डायरेक्शन मेरी कंटिन्यूसली बदलती जा रही होगी, ठीक है। अब अगर मैंने साइड्स बहुत ज्यादा बढ़ा दी तो क्या शेप अटेन हो जाएगी, एक सर्कुलर शेप अटेन हो जाएगी। अगर मैंने साइड्स, इसमें मैं साइड बढ़ाता गया हूँ ना कि 4 से 6, 6 से 8, अगर मैंने इनफाइनाइटली डायरेक्शन बढ़ा दी ना इसकी, सॉरी डायरेक्शन बोल रहा हूँ, अगर मैंने इनफाइनाइटली इसकी साइड्स बढ़ा दी, तो साइड्स अगर इनफाइनाइटली बढ़ेगी तो वो शेप मिलेगी मुझे सर्कुलर। इसका मतलब सर्कुलर शेप की बात करें तो सर्कुलर शेप में आर रेडियस का ये सर्कल है, ठीक है। इस सर्कुलर शेप में अगर वो मूव कर रहा होगा, तो जब वो सर्कुलर शेप में मूव कर रहा हो तो अपनी वो डायरेक्शन तो कंटिन्यूअसली हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम, हर सेकंड बदल रहा होगा, तो डायरेक्शन इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, पर स्पीड इज स्टिल यूनिफॉर्म। पर स्पीड की तो बात होगी, चलो अब बात करते हैं वेलोसिटी की। स्पीड तो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता था, इस वजह से स्पीड यूनिफॉर्म थी, पर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। इसका मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आ रहा होगा, उसकी ओनली डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। ऐसे मोशन में वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। और क्यों नहीं है कांस्टेंट, बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग, क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है, डायरेक्शन इज चेंजिंग बट मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, और जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, फिर भी वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन बदल रही है बार बार। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारी स्पीड तो यूनिफॉर्म रहती है, पर वेलोसिटी बदलती रहती है बार बार ड्यू टू डायरेक्शन, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल सा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इतना ही है सिंपल सा। बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर तुम्हें स्पीड निकालनी है, तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ गए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो यहाँ पर यूनिफॉर्म क्यों बोला, क्योंकि स्पीड यूनिफॉर्म है। अगर बात करें वेलोसिटी की तो वो यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है, डायरेक्शन इज चेंजिंग। बात करते हैं स्पीड की, तो स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस की बात करो तो डिस्टेंस क्या होगा, अगर वो एक रिवॉल्यूशन लगाता है, 1 रिवॉल्यूशन करता है, यहाँ से घूम के वापस इधर आता है, तो उसने क्या दूरी तय करी होगी, उसके सर्कमफेरेंस जितनी। यहाँ से घूम के गया और यहाँ हो गया, मतलब इसने इसके सर्कमफेरेंस इतनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब डिस्टेंस क्या होगा, सर्कमफेरेंस के बराबर। तो मेरा जो डिस्टेंस होगा किसके बराबर होगा, सर्कमफेरेंस के बराबर, और नीचे होगा टाइम। अब सर्कमफेरेंस तो तुम्हें पता ही होगी 2 पाई आर, और नीचे रहेगा टाइम। तो मेरा जो एस डिस्टेंस है, सॉरी डिस्टेंस बोल रहा हूँ, एस स्पीड जो है ऐसे सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो मेरी यूनिफॉर्म स्पीड होती है वो होती है 2 पाई आर अपॉन टाइम।
अगर एक रिवॉल्यूशन किया है तो 2 पाई आर है, 2 रिवॉल्यूशन करा है तो 2 इंटू 2 पाई आर कर दो, 3 रिवॉल्यूशन करें तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, वो तुम्हारा डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन से अपन डिस्टेंस में सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाना, तुम्हारा डिस्टेंस आएगा, नीचे जो टाइम दिया है वो लगा देना, स्पीड आ जाएगी। वही स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में यहाँ निकलती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जांपल्स की बात करें तो एक स्टोन को रस्सी में बांधा और ऐसे ऐसे घुमाने लगे, तो स्टोन को रस्सी में बांध के ऐसे ऐसे घुमाने लगे, तो वो भी क्या है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ये एग्जांपल। ठीक है, अब उस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या होगी, बदलती रहेगी। इस इंस्टेंट पे ये डायरेक्शन होगी, तो थोड़े से आगे वाले इंस्टेंट पे डायरेक्शन ये होगी, उसके आगे वाले इंस्टेंट डायरेक्शन ये होगी, उसके आगे वाले पे डायरेक्शन ये होगी, फिर ऐसे डायरेक्शन हर बार चेंज होगी। मतलब डायरेक्शन जो है हर बार बदल रही है। पर अगर मैं बोलूँ कि स्टोन इस वाले इंस्टेंट पे आके टूटा, तो मतलब स्टोन जो है रस्सी से बांध रखा है, अगर स्टोन जो है इस वाले इंस्टेंट पे आके टूट गई उसकी रस्सी, तो क्या होगा, वो इधर को चले जाएगा। ठीक है, उस तरफ। पर अगर उसकी इस इंस्टेंट पे आके रस्सी टूटेगी इस वाले इंस्टेंट पे, तो वो उधर चले जाएगा। मतलब जिस इंस्टेंट में टूटेगी वो उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में उस टाइम पे मोशन कर रहा था। तो ये भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ही एग्जांपल है कि स्ट्रिंग में एक स्टोन को बांध के आगे घुमाया जाए। ऐसे ही हमारा जो मून का रिवॉल्यूशन होता है, मून का जो मोशन है अर्थ के अराउंड, वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। सैटेलाइट मूव कर रही है अर्थ के अराउंड, ये भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। तो ये सिंपल सा हमारा हो जाता है चैप्टर खत्म, लास्ट टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ। ठीक है, थैंक यू।